अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आज देश में हमारे लिए एकता की जरूरत है, मेल की जरूरत है। जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल है। इसकी शान बनाए रखना है, ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। अगस्त 1965 कश्मीर में पाकिस्तान की घुसपैठ को भारतीय सेना बलों ने महत्वपूर्ण हाजीपीर पास पर कब्जा करके नाकाम कर दिया था। इस योजना के विफल होने पर पाकिस्तानी सेना ने छंब और जौरिया के दिशा से अखनूर की ओर हमला बोल दिया। ये आर्टिलरी, आर्मर, इन्फेंट्री और एयर सपोर्ट के साथ अखनूर की तरफ एक पूर्ण हमला था। हमला 1 सितंबर 1965 को सुबह सुबह किया गया, 2 सितंबर तक अखनूर पर कब्जा करने की योजना के साथ। भारतीय पक्ष अखनूर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जुट गई, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए उन्हें थोड़े और समय की जरूरत थी। दुश्मन की तेजी को धीमा करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, भारतीय वायुसेना को युद्ध के मैदान में शामिल किया जाए। 1 सितंबर 1965 शाम 4:30 बजे नई दिल्ली, रक्षा मंत्री का कार्यालय। सेना प्रमुख जनरल चौधरी ने वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अर्जुन सिंह को हमले के बारे में बताया। दोनों प्रमुखों ने छंब और जौरिया में नज़दीकी हवाई हमले की ज़रूरत पर सहमति व्यक्त की और भारतीय रक्षा मंत्री YB चौहान से ऑफिशियल अप्रूवल मांगा। मंजूरी शाम को 4:50 पर दे दी गई और पठानकोट एयरबेस को आने वाले मिशन के बारे में बता दिया गया। भारतीय सेना ने अपने वैम्पायर जेट्स का इस्तेमाल करके पठानकोट से छंब तक हवाई हमले करने की 3 लहरों की योजना बनाई। लहरें 10 मिनट की दूरी पर थी, ताकि जब एक लहर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर पूरा हो जाए तो दूसरी लहर अपने हमले की शुरुआत कर सके। ऐसा इसलिए ताकि वे लड़ाई में अपना मोमेंटम बना सकें और दुश्मन पर दबाव बनाए रखें। पाकिस्तान वायुसेना के पास उस समय के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद थे, F-86 सेबर्स और F-104 स्टार फाइटर्स। उस समय अमेरिका के साथ डिफेंस कोऑपरेशन ट्रीटीज के कारण पाकिस्तान वायुसेना के पास बेहतर लड़ाकू विमान थे, जबकि दूसरी ओर भारत के पास ये लाभ नहीं थे और इसीलिए भारत के पास बहुत ही कम तकनीकी सक्षम वैम्पायर्स, नैट्स और मिस्टियर्स थे। अगर दुश्मन सही समय पर अपनी वायुसेना को लड़ाई के मैदान में उतार देता तो भारतीय वायुसेना को भारी नुकसान होने की बड़ी आशंका थी। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने भारतीय वायुसेना की ओर से गतिविधि पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। लड़ाई में भारतीय लड़ाकू विमान की मौजूदगी के बाद अपने लड़ाकू विमानों को लड़ाई में उतार दिया। पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज़ भट्टी ने भारतीय वैम्पायर्स के खिलाफ सेबर्स सामने लाए। तभी भारतीय वैम्पायर जेट्स की दूसरी लहर लड़ाई में उतर ही रही थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट AK भगवागर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट VM जोशी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट WM सोंढी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट SV फटक। भारत की 230 सिग्नल यूनिट ने उस इलाके में दुश्मन के लड़ाकू विमानों की पहचान की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि भारतीय वायुसेना छंब में कार्रवाई कर रही है और उन्हें इस जानकारी की ज़रूरत हो सकती है। इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs में सिर्फ सेक्टर आर्मी फॉर्मेशंस को जानकारी देना शामिल था, जो उन्होंने तुरंत दे दी।
यहाँ भारत की तरफ से कम्युनिकेशन की कमी थी, जिसके कारण भारतीय वैम्पायर जेट्स की दूसरी लहर को लड़ाई में दुश्मन के लड़ाकू विमानों की चेतावनी नहीं मिली। भारतीय वैम्पायर जेट्स की दूसरी लहर लड़ाई के मैदान पर पहुंच गई। तभी रफ़ीकी ने 4 में से 2 वैम्पायर जेट्स को देखा और 2000 फीट की ऊंचाई से नीचे डाइव लगा दिया। भट्टी ने रफ़ीकी को टेल कवर दिया। रफ़ीकी भगवागर और जोशी के पीछे थे। सोंडी और फटक ने ये होते हुए देखा और वो रफ़ीकी के पीछे तैनात हो गए। भट्टी, जो रफ़ीकी के टेल कवर पे मौजूद था, उन्होंने ये होते हुए देखा और वो सोंडी और फटक के पीछे तैनात हो गए। रफ़ीकी ने मौका देखा और जोशी के जेट को मार गिराया और तुरंत ही भगवागर का पीछा करना शुरू कर दिया। सोंडी रफ़ीकी के करीब आ गए थे और वो उन पर गोली दागने ही वाले थे। तभी भट्टी ने रफ़ीकी को इसकी चेतावनी दे दी और उन्हें वहाँ से जल्द हट जाने को कहा। रफ़ीकी ने भगवागर पर तेज़ी से फायर किया और उन्हें मार गिराया। सोंडी ने रफ़ीकी पर फायर किया, लेकिन वो चूक गए। भट्टी फटक के पीछे थे और उन्हें फटक पर फायर किया और चूक गए। फिर उन्हें सोंडी पर भी फायर किया और वहाँ भी चूक गए। सोंडी बेस पर वापस आने में सफल रहे। दूसरी ओर फटक को कुछ तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने आप को विमान से इजेक्ट कर दिया। इस समय तक तीसरी वैम्पायर जेट्स की लहर लड़ाई में शामिल होने को तैयार थी। क्योंकि ये सब बहुत जल्दबाजी में हुआ, उन्हें दुश्मनों के ठिकाने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वे दुश्मन पर हमला करने के लिए अखनूर ब्रिज तक गए, लेकिन वहाँ उन्हें दुश्मन का कोई ठिकाना नहीं मिला, इसलिए वे बेस वापस आ गए। भारतीय वायुसेना को अपने जेट्स के नुकसान के बारे में पता चला। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उनका मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। पाकिस्तान के हमले को किसी न किसी तरह रोकना था। इसीलिए उन्होंने लड़ाई के मैदान में भारतीय सेना का साथ देने के लिए मिस्टियर्स लड़ाकू विमानों को उतारा। मिस्टियर्स की पहली उड़ान शाम 7:05 पर हुई। तब तक अंधेरा हो चुका था। वो लड़ाई के मैदान में पहुंचे और फिर उस इलाके में दुश्मन के जलते हुए टैंक और गाड़ियों की मदद से दुश्मन पर हमला करना शुरू किया। 14 मिस्टियर्स ने छंब और जौरिया में दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दिन के ख़त्म होने तक भारतीय वायुसेना को लड़ाई के मैदान में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान का हमला जौरिया में ही रुक गया और अखनूर तक नहीं पहुंच सका। भारतीय सेना ने पहले दिन 4 वैम्पायर जेट्स खो दिए। इसका अधिकांश कारण वैम्पायर जेट्स का सेबर जेट्स के मुकाबले एक पुराने और ऑब्सलीट जेट होने का था। इसके अलावा सेबर्स के लड़ाई में शामिल होने की जानकारी ना होने के कारण भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी वायुसेना की तुलना में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अखनूर की ओर दुश्मन के हमले को धीमा करने के मिशन में वायुसेना को लड़ाई में उतारना एक सही निर्णय था। भारतीय वायुसेना एक शॉर्ट नोटिस पर अंदर गई और लड़ाई में दुश्मन के हमले की गति को तोड़ने में सक्षम रही। दुश्मन जो पहले 2 सितंबर तक अखनूर पहुंचने के मकसद से चल रहा था, 1 सितंबर की शाम तक उसे अपना हमला रोकने पर मजबूर होना पड़ा। इससे भारतीय सेना को अखनूर और उसके आसपास अपनी सुरक्षा बेहतर करने के लिए कुछ और समय मिल गया। इस बीच भारतीय सेना ने सेबर्स के खिलाफ पुराने वैम्पायर्स का उपयोग करने की अपनी गलती से सीख ली और बाद के ऑपरेशंस में नैट्स को शामिल करने का निर्णय लिया। यही नहीं, उन्होंने पहले दिन की दुश्मन की सफलता से उनके ओवर कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उठाकर उसे फंसाने की योजना भी तैयार की। योजना ये थी कि पाकिस्तानी सेबर्स के लिए एक लालच के रूप में 2 मिस्टियर्स को उड़ाया जाए। मिस्टियर्स लड़ाई के मैदान की ओर इस तरह उड़ें कि वो दुश्मन उन्हें तुरंत से देख ले। इसके बाद पाकिस्तानी नौसेना मिस्टियर्स को रोकने के लिए अपने सेबर्स और स्टार फाइटर्स को लड़ाई में उतार देगी। लेकिन दुश्मन को इस बात का पता नहीं होगा कि 8 नैट्स भी कम ऊंचाई पर मिस्टियर्स के पीछे पीछे चल रहे होंगे। कम ऊंचाई पर ताकि दुश्मन को उनका पता ना लग सके।
और जैसे ही दुश्मन के विमान लड़ाई में आते हैं, मिस्टियर्स तुरंत लड़ाई छोड़ देंगे, जबकि नैट्स दुश्मन के विमानों पर हमला करेंगे। योजना पेपर पे तो अच्छी लग रही थी, लेकिन उसे एक सटीक तरीके से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत थी। 3 सितंबर 1965 सुबह के 7 बजे योजना के अनुसार मिस्टियर्स ने एक वैम्पायर की नकल करने के लिए 300 नॉट और 1500 फीट की ऊंचाई पर अखनूर क्षेत्र की ओर बढ़ना शुरू किया। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि दुश्मन को इनका तुरंत पता लग जाएगा। उसी समय नैट्स की 2 लहरें रेडार के नीचे ज़मीन से सिर्फ 300 फीट की ऊंचाई पर उड़ी। लड़ाई में हवाई हलचल का पता लगते ही पाकिस्तान की ओर से 3 सेबर्स और 1 स्टार फाइटर लड़ाई के मैदान में बढ़ा दिया। मिस्टियर्स ने खुद को दुश्मन को दिखाने के बाद तेज़ी से गोता लगाया और बेस पर वापस चली गई। ये देखकर पहले 4 नैट्स ने दुश्मन को घेरने के लिए तेज़ी से ऊंचाई हासिल की। दूसरी लहर भी उनके साथ ही चली, लेकिन उनने खुद को पहली लहर के 3000 फीट नीचे और 1500 गज पीछे रखा। ऐसा इसलिए ताकि दुश्मन को दूसरी लहर का पता ना चले। नैट्स की पहली लहर की ऊंचाई पर चढ़ने से दुश्मन उनको अब देख सकता था। योजना के मुताबिक दुश्मन ने नैट्स की केवल पहली लहर को देखा और उनके पीछे अटैकिंग पोजीशन में आ गए। अब दुश्मन भारतीय वायुसेना के जाल में फंस चुका था, क्योंकि अब वे अनजाने में खुद को भारतीय नैट्स की पहली और दूसरी लहर के बीच में खड़ा कर चुके थे। दुश्मन नैट्स के बीच में आया और पहले सेबर को भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर कीलर ने मार गिराया। ये स्वतंत्र भारत की पहली एयर टू एयर किल थी, जहां भारतीय लड़ाकू विमान ने हवा में दुश्मनी लड़ाकू विमान को मार गिराया। लेकिन पहली लहर की टेल पर अब भी 2 सेबर और 1 स्टार फाइटर मौजूद थे, और इस समय तक पाकिस्तान पक्ष को लड़ाई में ज़्यादा नैट्स होने का एहसास हो चुका था और वो अटैक करने की कोशिश करने के लिए तैयार थे। तभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट पठानिया ने इन जेट्स पर दबाव बनाया और तुरंत उन्हें लड़ाई से भागने पर मजबूर कर दिया। इसके कारण दुश्मन को लड़ाई में किसी भी नैट्स पर हमला करने का मौका नहीं मिला। अब तक नैट्स का ईंधन खत्म हो चुका था, इसीलिए वे सुरक्षित बेस पर वापस लौट आए। सभी लड़ाकू विमान भारतीय बेस पर वापस लौट आए। सिर्फ एक लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन लीडर सिकंद, जो अपनी पोजीशन बनाए रखने में असमर्थ रहे और गलती से दुश्मन के इलाके में पहुंच गए, जहां वे पसरूर पाकिस्तान में उतरे और वहां उन्हें युद्धबंदी बना लिया गया। इस मिशन में भारतीय सेना ने 1 सेबर को मार गिराया, 2 सेबर्स और 1 स्टार फाइटर को लड़ाई से भागने पर मजबूर कर दिया। ये देखते हुए कि सेबर्स और स्टार फाइटर्स भारतीय जेट विमान नैट्स की तुलना में तकनीकी रूप में बहुत ज़्यादा बेहतर मशीनें हैं, ये 1965 की हवाई लड़ाई में पाकिस्तान वायुसेना को भारतीय वायुसेना का करारा जवाब था। अगले दिन भारतीय वायुसेना ने दुश्मन को इसी तरीके से मात दी और उनने जौरिया सेक्टर में 2 और सेबर्स को मार गिराया। अब 5 सितंबर 1965 आ चुका था और भारतीय वायुसेना अखनूर जैसे महत्वपूर्ण शहर की ओर दुश्मन की गति को तोड़ने में सक्षम हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना ने अपने छापों के दौरान लगभग 100 दुश्मन टैंक्स को नष्ट कर दिया था। इससे भारतीय सेना को अखनूर में अपनी सुरक्षा बनाने के लिए अधिक समय मिला और अखनूर को बचाने में सक्षम हो गए। अगले ही दिन 6 सितंबर 1965 भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर ली और दुश्मन के महत्वपूर्ण शहर लाहौर की तरफ मोर्चा खोल दिया।